हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया और आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड इज दैट बिजनेस सर्विस 1। ऑफ कोर्स हम लोग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हैं तो हम लोग इतना मैनेज ज़रूर करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज होगी जो हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टिव और मोर प्रॉफिटेबल बनाएगी। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में इंश्योरेंस के। हम लोगों ने जो फर्स्ट सर्विस स्टार्ट किया था वो इंश्योरेंस किया था। क्लियर? तो इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने टाइप्स देखे, उसके प्रिंसिपल्स देखे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस की कंपनी पहले शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे वो कैसे प्राइवेट सेक्टर में एंटर हुई और कैसे वो वर्किंग करना शुरू हुआ था, उसके रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, ब्रिटिश कॉलोनी स्टार्टेड द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस का स्टार्टिंग किया था वो किसने किया था? ब्रिटिश कॉलोनी ने किया था। ऑन 19 जनवरी 1956 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड, यानी कि जो 1956 वाला ईयर था उसमें 19 जनवरी को डे को हमारा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो नेशनलाइज्ड हुआ था, यानी कि वो पूरे इंडिया के अंदर वो पूरा फैल गया था और उसको हम लोगों ने लीगली अप्रूव किया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज अ सेटअप, यानी कि अगर हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस को भी नेशनलाइज किया है तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने एक सेटअप भी प्रिपेयर किया था, और वो कौन सा था? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एंड दस द मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश, और ऐसे धीरे धीरे उसको पहले नेशनलाइज किया, फिर उसके लिए एक कॉर्पोरेशन प्रिपेयर किया, फिर धीरे धीरे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका क्या हो गया? मार्केट में मोनोपोली हो गया। मोनोपोली का मतलब क्या होता है गाइस? कि अगर आप मार्केट में अकेले ऐसे बंदे हो कि जिसके पास ही सर्विस या तो फिर गुड्स अवेलेबल है, जो सर्विस और गुड्स बाकी किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोपोली। यानी कि मार्केट के ऊपर पूरा आपका खुद का अकेले का कंट्रोल है। जो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो वो कोई और दूसरा प्रोवाइड नहीं कर सकता। जनरल इंश्योरेंस ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि जो हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस देखे थे लास्ट टाइम में टाइप्स के अंदर, वो सारे जो इंश्योरेंस थे वो भी किसने इंट्रोड्यूस किए थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने इंश्योरेंस जो भी था वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। ऑन 1 जनवरी 1973 द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज। पहले हम लोगों ने किसको किया? लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया। फिर देन आफ्टर धीरे धीरे 1973 में जनवरी को फर्स्ट डेट को हम लोगों ने जो जनरल इंश्योरेंस थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, वो सारे इंश्योरेंस को भी हम लोगों ने क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज किया किसके साथ किया? ऑन द बेसिस ऑफ अ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट ऑफ 1972, यानी कि हमारे पास एक्ट अवेलेबल था, उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस को क्या किया? नेशनलाइज किया। फॉर द एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड, यानी कि जो इंश्योरेंस का सेक्टर हम लोगों ने एज अ बिजनेस सेटअप किया था, फिर उसको नेशनलाइज किया, उसके रिलेटेड हम लोगों ने कॉर्पोरेशन प्रिपेयर किए या तो फिर एक्ट बनाया है। तो इन सब का एनालिसिस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट मीन्स इरडा। इरडा का फुल फॉर्म गाइज 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जाता है या फिर पूछा भी गया है। उस लोगों ने क्या किया था कि इरडा का एक फॉर्मेशन कर दिया इन 1999, यानी कि ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसमें से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस को हम लोगों ने कब नेशनलाइज किया, जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया या तो फिर किसके बेसिस के ऊपर किया, और इरडा का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था, या तो फिर फुल फॉर्म ऑफ इरडा, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर गाइस? अब हम लोग देखते हैं इरडा के बारे में। इरडा का जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क और 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ज़्यादातर ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, या तो फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इरडा। क्लियर? या तो फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करना भी पूछा जा सकता है। 2 और 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरडा क्या है? एक तो उसका फुल फॉर्म जो भी है वो हम लोगों को लिखना रहेगा कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इरडा इज अ सुप्रीम अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस, यानी कि अगर इंश्योरेंस के रिलेटेड आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी परमिशन लेना, कोई नया कंपनी शुरू करना है, व्हाटएवर, यानी कि कोई भी डिसीजन जो पास होंगे वो एट द एंड ऑफ डे इंश्योरेंस के रिलेटेड सारी अथॉरिटी किसके पास अवेलेबल होने वाली है? इरडा के पास। क्लियर?
इरिडा स्टार्टेड इन ईयर 1999, हम लोगों ने 1999 में शुरू किया था। इरिडा एक्ट ऑफ 1999, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ इरिडा शुरू नहीं किया था, उसका एक्ट भी प्रिपेयर किया था, हैज ओपन द डोर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि पहले क्या था जो हम लोगों ने सेटअप किया था 1956 में, एट दैट टाइम सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती थी, या तो फिर गवर्नमेंट कंपनी ही वहाँ पे हैंडलाइजेशन करती थी। अब इरडा के आ जाने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के जो डोर थे वो ओपन कर दिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी इंश्योरेंस की स्कीम्स दे सकता है, या तो फिर इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, या तो फिर वो अपने लिए कोई भी जो सर्विस है रिलेटेड टू इंश्योरेंस वो लोगों को प्रोवाइड करने का बिजनेस भी वो लोग कर सकते हैं। फॉरेन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया अप टू 26%। पहले के ज़माने में क्या था कि भाई जो फॉरेन कंपनी थी वो हमारे इंडिया की कोई भी कंपनी है ना, उसमें सिर्फ 26% इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। क्लियर, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब राइट नाउ क्या हो गया है, 2015 से जो फॉरेन की कंपनी है वो हमारे इंडियन कंपनी के अंदर 49% तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्लियर, यानी कि हम लोग जो मेजर चेंज देखेंगे इरडा के आने के बाद वो क्या हुआ, एक तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इरडा के थ्रू, इरडा के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए, लोग को बाउंड होते हुए वो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी इंश्योरेंस का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेशियो 26% था वो 2015 से कैसा हो गया, 49%। फिर है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरडा। ये गाइस अलग से 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इरडा, या तो फिर सिर्फ इरडा पूछा जाता है तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा और साथ में उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम लोगों को बताने पड़ेंगे। क्लियर, उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, एक तो पॉलिसी होल्डर गेट ए मोर चॉइस। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई राइट नाउ का जो ज़माना है, जो मॉडर्न थियोरी है, मॉडर्न सिचुएशन है, उसके रिलेटेड हम लोग ऐसा चाहते हैं कि एज अ कस्टमर अगर हम लोग छोटे से छोटी चीज़ भी लेने जाएंगे ना तो हमें वैरायटी चाहिए होती है। अगर हम लोग पेन भी परचेज करने के लिए जाते हैं ना तो हम लोग 10 तरीके का पेन देखते हैं कि भाई ये कैसा है, ये कितने वाला है, इतने वाले पेन अगर अलग अलग है तो आप हमें दिखाओ। तो ऑफकोर्स अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी वैरायटी एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स जो पॉलिसी होल्डर होगा जिसको इंश्योरेंस लेना है वो भी ऑफकोर्स एक्सपेक्ट करेगा कि भाई मेरे को भी इसमें डिफरेंट टाइप के चॉइसेस मिलने चाहिए। तो इरडा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे पास जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल है, या तो फिर जितने भी होल्डर्स हैं, या तो फिर जो लोग पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होना। फिर है सेकेंड वन है प्रमोट द हेल्दी कॉम्पिटिशन, यानी कि जितना कंपटीशन मार्केट में हाई जाएगा उतना ही फायदा एट द एंड ऑफ डे किसको होगा, कस्टमर को होने वाला है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग सेम चीज़ 10 रुपये में प्रोवाइड करते हैं, हमारे साथ में कोई कंपनी ऐसी है कि सेम चीज़, सेम क्वालिटी, सेम गुड, सेम क्वांटिटी 9 रुपीज़ में प्रोवाइड करती है। क्लियर, बाकी और कंपनी है वो सेम थिंग, सेम गुड्स, क्वालिटी 8 रुपीज़ में भी प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, क्वांटिटी इम्प्रूव होना हो लेकिन उसका फ़ायदा कस्टमर को होने ही वाला है। प्राइस में भी रीजनेबल प्राइस का जो चांसेस का रेशियो है वो भी मेंटेन हो सकता है। साथ में इन सब का फ़ायदा किसको होने वाला है, जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनको होने वाला है। क्लियर, यानी कि कंपटीशन होना चाहिए लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ एथिक्स और वैल्यूज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो लीगली कर सकते हैं, हम लोग किसी का फ्रॉड करके, किसी का चीटिंग करके ऐसा कंपटीशन नहीं करेंगे। क्लियर, फिर है मोबिलाइज द मोर रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमी, यानी कि हमारा अगर कोई भी कंट्री का इकोनॉमी चलाना है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको मेंटेन कर पाएंगे। यानी कि अगर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे तो हमारे जो मनी है, हमारा जो सेविंग्स है वो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, हमारा सेविंग्स उन लोगों का क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल कैपिटल बन जाएगा। यानी कि सेविंग इनटू कैपिटल हो जाएगा, उन लोगों के पास कैपिटल आ जाएगा और हमारा जो सेविंग अब तक पहले अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया था फिर भी पैसे क्या हुए थे, हमारे ऐसे पड़े रहे थे, या तो फिर बैंक में होंगे, कैश में होंगे, कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर, यानी कि हम लोगों ने जो पैसे यूज नहीं किया था उसको हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करके उन लोगों का कैपिटल इंक्रीज करके वो लोग क्या कर सकते हैं, उस कैपिटल का मोर से मोर यूटिलाइज करके उसको इकोनॉमी में प्लस माइनस कर सकते हैं।
फिर है टू ब्रिंग द सेल्फ डिसिप्लिन अमॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड, चीटिंग या तो फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी मतलब वाहियात स्कीम्स प्रोवाइड नहीं कर सकती है। उसको खुद से डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि भाई इरडा ने इतने रूल्स रेगुलेशन दिए हैं तो हम लोगों को फॉलो करने ही करने हैं, अदरवाइज उसके रिलेटेड जो भी पनिशमेंट्स होगा, रूल्स रेगुलेशन अगर आप ब्रेक करोगे तो वो सारी पनिशमेंट आपको मिलेगी। लेकिन इरडा ऐसा चाहता है कि हम लोगों को या तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को बताना ना पड़े कि आपको ये फॉलो करना है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी खुद वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करनी चाहिए। टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर अ कंप्लेंट रिड्रेसल। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्रॉब्लम है या तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे कंप्लेंट फाइल चार्ज करवा सकते हो। आपको सिर्फ फाइल चार्ज नहीं करवाना है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए। ऐसा इरडा चाहता है कि भाई हमारे कस्टमर जितने भी हैं उसको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सॉल्यूशन उसको चाहिए वो हम लोग अच्छे से अच्छी तरीके से जल्दी प्रोवाइड कर सकते होने चाहिए। क्लियर? यानी कि रिड्रेसल का मतलब क्या होगा? सॉल्व। आपको जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं या तो फिर जितने भी प्रॉब्लम्स आपको सबमिशन होते हैं वो सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने, आपको सिर्फ सुन के देख के उसको रख नहीं देने हैं। आपको उसका जो वैलिड सॉल्यूशंस होता है, जो लीगल सॉल्यूशन होता है उतना आपको प्रोवाइड करना है। यानी कि कंप्लेंट रिड्रेसल का मतलब क्या है? जो कंप्लेंट्स आपके पास आती है उसका सॉल्यूशन भी आपको देना है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वन सर्विस था इंश्योरेंस सर्विस वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इंश्योरेंस सर्विस के थ्रू हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हम लोगों ने प्रिंसिपल देखे जो 4 प्रिंसिपल अवेलेबल थे। फिर देन आफ्टर हम लोगों ने टाइप्स देखे जिसमें भी मेन 2 टाइप्स है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। फिर देन आफ्टर हम लोगों ने देखा प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड देन आफ्टर हम लोगों ने देखा इरडा। क्लियर? यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सर्विस था बिजनेस सर्विस 1 के अंदर जो बिजनेस को प्रोवाइड करने की वजह से बिजनेस का जो प्रॉफिट है या तो फिर उसका इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो सकता है, वो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंश्योरेंस का सर्विस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन जो हमारा सर्विस है वो है पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस सुनते ही हम लोगों को दिमाग में आ जाता है कि भाई हम लोग लेटर लिख रहे हैं या फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत पार्सल वगैरह कर रहे हैं जो हम लोग वहाँ पे जाके दे के आते हैं। वो थोड़ा बहुत जो कूपन वगैरह होता है, स्टिकर होता है या तो फिर जो टिकट्स होता है वो चिपका के हमारे पास थोड़ा बहुत वेट करके पैसे ले लेंगे और फिर सामने वाले बंदे को कुछ दिन तक पहुँच जाएंगे। क्लियर? तो उसके रिलेटेड जो भी हमारी हिस्ट्री है वो हम लोग देखते हैं। स्टार्टेड जो पोस्टल सर्विस है स्टार्टेड इन अप्रैल 1854, यानी कि जो पोस्टल सर्विस है वो फर्स्ट टाइम कब शुरू हुआ था? 1854 में शुरू हुआ था। इट्स अ प्ले अ वेरी वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल इन अ रिटर्न कम्युनिकेशन सेक्टर। आज के ज़माने में हम लोगों के पास चलो मोबाइल फ़ोन्स है या तो फिर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है, लैपटॉप है, आईपैड है या तो फिर जो नोटपैड्स वगैरह आते हैं, टैबलेट्स वगैरह है, मोबाइल फ़ोन्स है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो एट दैट टाइम जो सिर्फ कम्युनिकेशन होता था तो वो सिर्फ किसके थ्रू होता था? ये पोस्टल सर्विस के थ्रू ही होता था। इट्स एसेंशियल टू पास ऑन अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पीडीली एंड विदाउट इंटरप्शन। यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन पास आउट का जो सिस्टम है वो स्पीडीली होना चाहिए और एक प्लेस से अनदर प्लेस विदाउट इंटरप्शन, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस के बगैर होना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने जैसा लेटर भेजा है वैसा ही सामने वाले बंदे को मिलना चाहिए, जैसा पार्सल यहाँ से किया है वैसा ही सामने वाले बंदे को मिलना चाहिए। द सेम सर्विस कैन बी अवेलेबल थ्रू द पोस्टल सर्विस। हम लोगों का जो पोस्टल सर्विस है वो और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? पोस्टल सर्विस है, कुरियर सर्विस है, आंगड़िया है, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने नाम सुने हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि पोस्ट सर्विस का हम लोग कहीं ना कहीं या तो फिर यूज़ कर चुके हैं या तो फिर हम लोग अभी भी कर रहे हैं या फिर फॉर्म पोस्ट वगैरह आप करते हो, ऐसा हम लोगों ने बहुत टाइम किया होगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर है इंडिया प्रोवाइड दिस सर्विस फॉर मोर देन 150 ईयर, यानी कि हमारे इंडिया में ये 150 साल से पहले भी चल रहा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी सर्विस वो प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी है? पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ सर्विस लाइक, कौन कौन सी सर्विस है? ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। मनी ऑर्डर आप कर सकते हो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस यानी कि बैंक में जैसे आप डिपॉजिट करवाते हो वैसे पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो। फिर है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जैसे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं वैसे पोस्ट ऑफिस में से भी ले सकते हैं।
फिर है इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड। अगर आप थोड़ा थोड़ा हर रोज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का जो एडवर्टाइजमेंट है राइट नाउ हम लोग टीवी में देख रहे हैं कि भाई आप थोड़ा थोड़ा रोज इन्वेस्टमेंट करोगे, लास्ट में आपको फायदा होगा एंड वॉट एवर जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। रिटायरमेंट पेंशन, यानी कि आप रिटायरमेंट होते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी पेंशन की वगैरह अलग अलग स्कीम्स है वो भी हमारी पोस्ट ऑफिस सारी प्रोवाइड करती है। देयर आर मोर देन 1,50,000 पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में 1,50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है। आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट 90% आर इन अ रूरल एरिया। और ये जो 1,50,000 है उसमें से 90% कहाँ पे अवेलेबल है, जो हमारे रूरल एरिया है, विलेजेस एरिया है, वहाँ पे अवेलेबल है। एंड 10% आर इन अर्बन एरिया, और बाकी की जो 10% है वो अर्बन एरिया में अवेलेबल है, क्योंकि अर्बन एरिया में हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन का या तो फिर ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल होती है। और गाँव में, विलेजेस में, रूरल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स होता है, पोस्ट ऑफिस ही सबसे ज़्यादा सबका बेसिक कम्युनिकेशन का जो वे होता है वो होता है। क्लियर। तो आज हम लोगों ने देखा है जो हमारा प्राइवेटाइजेशन था इंश्योरेंस का, फिर उसका जो एक फॉर्मेशन हुआ है इरडा का वो देखा, और फिर हम लोगों ने पोस्टल सर्विस देखा। क्लियर। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं गाइज। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, सो दे कैन टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस चैनल एंड एजुकेशन। एंड ऑफकोर्स अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाय गाइज।